अतिक्रमण हटाने के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है। पुलिस के साथ पहुंची नगर निगम की टीम के साथ ठेले पटरी वाले भिड़ गए। इस दौरान ठेले पर रखा खाना भी फेंक दिया गया और पुलिस पर भी खाना फेंकने का आरोप लगा है। काफी देर तक यहां हंगामा होता रहा। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कार्यवाही का विरोध किया, जबकि प्रशासन का कहना है कि ये इलाका जीरो जोन घोषित किया जा चुका है और कई बार अतिक्रमण हटाया जा चुका है, लेकिन फिर भी लोग यहां पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। लिहाजा यहां पर सख्ती से अतिक्रमण को हटाया गया। कई लोगों को बसों में भरकर भी पुलिस यहां से लेकर गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून समाप्त होने के बाद प्रदेश में निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। पीडब्ल्यूडी की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी सड़कों को 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने और पैच वर्क पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने साफ किया कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सड़क शिकायतों वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड में यूके पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच पर बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स चर्चा में है। शहर में एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देने वाले बैनर लगे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में भी होर्डिंग्स नजर आए। कांग्रेस इस पर चुटकी लेती हुई नजर आई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जश्न की ये तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर की हैं, जहां मंगलवार को पार्टी वर्कर्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया, क्योंकि सरकार ने यूके पेपर मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की। दूसरी तस्वीर सोमवार शाम की है और जगह है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आवास, जहां सीबीआई जांच की सिफारिश होते ही त्रिवेंद्र समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह बीजेपी के पहले नेता थे जिन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की खुली मांग की थी। मंगलवार सुबह राजधानी की सड़कों पर पोस्टर वॉर भी शुरू हुआ। कहीं मुख्यमंत्री के समर्थन में बैनर तो कहीं त्रिवेंद्र समर्थक पोस्टर दिखाई दिए। ये नजारा देख कांग्रेस एक्टिव हो गई। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि क्रेडिट लेने की इस होड़ को जनता देख रही है। बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन सधे हुए शब्दों में। पहले जब तक मुख्यमंत्री अड़े हुए थे तब तक इसमें होड़ मची थी कि कौन ज्यादा मजबूती से अड़ सकता है, और अब सीबीआई जांच की संस्कृति हो रही है तो अब इसका श्रेय लेने की होड़ मची है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये जो श्रेय लेने की होड़ जो इनमें मची है, इसको जनता देख रही है। जहाँ कांग्रेस को इसमें होड़ दिख रही है, कांग्रेस को इसमें श्रेय लेने की लड़ाई दिख रही है, मुझे तो यहाँ एकता दिख रही है। मुझे तो यहाँ एक ऐसी पार्टी दिख रही है जो छात्र हित में, उत्तराखंड के भविष्य के हित में एक हो, चाहे वो त्रिवेंद्र जी हों, चाहे वो भट्ट जी हों, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे धामी जी हों। सभी का एक मत था कि एक भी छात्र प्रदेश में असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अब जबकि छात्रों का धरना स्थगित हो चुका है, पेपर मामले में जांच अब सीबीआई की हां ना पर टिकी हुई है, लेकिन दीवारों पर लगे ये पोस्टर बता रहे हैं कि सियासत अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि सियासी वॉर के बीच असल न्याय कब और कैसे सामने आता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस साल 2026 में अपने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस दौरान लाखों कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे, जिसका सीधा असर 2027 में बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भी दिखेगा। रिपोर्ट देखिए। 2025 से 2026 तक पूरे देश में आरएसएस के सेवा प्रशिक्षण, संपर्क और संवाद के हजारों कार्यक्रम चलेंगे। मकसद है समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाना। मंडल से लेकर कस्बे और शहरों तक हिंदू सम्मेलन और गोष्ठियों की लंबी प्लानिंग की गई है, तो लोगों के घर घर जाकर भी संपर्क करने का कार्यक्रम है।
खास तौर पर उत्तराखंड में जहां 20 लाख परिवारों तक पहुंचने की प्लानिंग है, इसमें संघ के साथ साथ बीजेपी में मौजूद उनके स्वयंसेवक भी शामिल होंगे। बीजेपी की कोशिश होगी कि इस पूरे कैंपेन को वोट में तब्दील कर सकें। हिंदू पुनर्जागरण तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदुओं को जगाने के लिए बार बार प्रयास किया जाता है और लंबे समय प्रयास किया जाता है, लेकिन संघ का इस अभियान के माध्यम से विचार है कि अब दोबारा जगाने की आवश्यकता ना पड़े, यानी कि हम नियमित जागे रहें। नहीं, देखिए, संघ कभी भी किसी दल की मदद के दृष्टिकोण से कार्य नहीं करता है। संघ जिस विचारधारा पर चलता है, ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की फॉलोअर्स रहती है, और जब हम किसी विषय को सामूहिकता से लेते हैं तो उसका राजनीतिक लाभ भी स्वयं रूप से मिलता है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। संघ के शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम जहां समाज को जोड़ने की बात करता है, वहीं बीजेपी को पता है कि ये अभियान 2027 में वोट जोड़ने की ताकत भी रखता है। ऐसे में ये मानना गलत नहीं होगा कि शताब्दी वर्ष का ये संयोग यूपी और उत्तराखंड बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनने जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुए बवाल के बाद अब मामला शांत हो गया है। यहां पर पटेल नगर इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, साफ चेतावनी दी है कि अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इलाके में शांति का संदेश दिया गया। फ्लैग मार्च के साथ शांति का संदेश देते हुए नजर आए। तो इलाके में शांति का संदेश देते हुए बड़ी संख्या में जवान फ्लैग मार्च में शामिल हुए। पुलिस पहले ही उपद्रव करने वालों पर मामला दर्ज कर चुकी है, साथ ही उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है, जबकि विवादित पोस्ट करने वाले शख्स पर भी केस दर्ज किया जा चुका है। देहरादून में मोहम्मद पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बवाल हो गया है और भारी भीड़ इकट्ठा होकर हंगामा करने लगी। ऐसे में पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू किया गया। कैसे एक पोस्ट से बड़ा बवाल मच गया, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। देहरादून में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से बवाल इतना बढ़ गया कि लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। देहरादून के पटेल नगर में देखते ही देखते सैकड़ों लोग जुट गए और हंगामा किया गया। आरोप है कि सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। बवाल बढ़ता देख पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला। भले ही पुलिस ने मामले में फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी युवक गुलशन कुमार को हिरासत में ले लिया और विवादित पोस्ट डिलीट भी करवा दी, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी और तनाव बढ़ा तो पुलिस ने समझाने के साथ साथ लाठियां भी फटकारी। अब पुलिस उन चेहरों की पहचान कर रही है जो भीड़ की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। एक पोस्ट कल सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट के कमेंट किए गए थे और उस पर जो है काउंटर कमेंट में जो है एक 11वीं क्लास का पढ़ने वाला छात्र था, उसके द्वारा उसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। चूँकि संज्ञान में आते ही हमारी सोशल मीडिया टीम द्वारा इसको तत्काल उसको लड़के को ट्रेस किया गया था और उसको हिरासत में लेने के बाद उसकी जानकारी पूरी की गई थी और उसके द्वारा उस आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस द्वारा हटवाया भी गया। और साथ ही साथ जो है इसमें धार्मिक भावना भड़काने में सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज है ISBT के, ये बाजार चौकी के, इनके द्वारा जो है एक केस भी इस पर रजिस्टर्ड कर लिया गया। वहीं अराजकता फैलाकर प्रदेश का माहौल खराब करने के मामले में सीएम धामी ने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है तो कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। पुलिस ने देर रात लगातार कॉम्बिंग की और कॉम्बिंग के बाद अब पुलिस उन उपद्रवियों की तलाश कर रही है जिनके कारण यहाँ पे एक माहौल बिल्कुल बिगड़ गया था। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बटवानी, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में आज से 2 नए रूट पर शुरू होगी हेली सर्विस।
पिथौरागढ़, मुनस्यारी और हल्द्वानी अल्मोड़ा के बीच आज हेली सर्विस शुरू होने जा रही है, जिसका सुबह 10:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे और हर दिन में 2 बार दोनों रूटों पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे और एक यात्री का किराया 2500 रुपए होगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न डिग्री कॉलेजों के विजयी छात्र प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने सभी विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं को ऊर्जा और सोच ही देश और राज्य की प्रगति का असली शक्ति है। उन्होंने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से समाज में सकारात्मक और दूरगामी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इस दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अपनी आगामी योजनाओं और छात्र हित में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें मार्गदर्शन और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। हरियाणा में चुनाव के 1 साल बाद नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष तय किए गए, तो सवाल ये है कि कांग्रेस का हाईकमान चुनाव से 1 साल पहले क्या उत्तराखंड में भी चेहरा बदलेगा? हरियाणा में बदलाव के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस हाईकमान ओडिशा, महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में भी नए अध्यक्ष बना चुकी है, तो पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में भी बदलाव की चर्चाएं हैं। ये वो राज्य हैं जहां 2027 में विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। मई 2025 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और करण मेहरा कुर्सी पर डटे हुए हैं। पर क्या हरियाणा के बाद हाईकमान उत्तराखंड में भी चेहरा बदलेगा? राष्ट्रीय नेतृत्व को ये महसूस होगा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होना है, प्रदेश अध्यक्ष बदलना है, विधानमंडल दल का नेता चेंज होना है, तो वो अधिकार, विशेषाधिकार हमारी राष्ट्रीय लीडरशिप का है, AICC का है। मैं समझता हूँ इस समय पार्टी बहुत मजबूती के साथ प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर अपनी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस में अध्यक्ष बदलने वाला है, ये बात अंदर खाने वक्त पर उठती रहती है, तो दावेदारों के तौर पर 2 नामों की चर्चाएं होती है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अध्यक्ष और नेता विपक्ष रह चुके प्रीतम सिंह। ऐसे में हरियाणा की तरह कांग्रेस हाईकमान ने चेहरा बदला तो इनमें से कोई कुर्सी पर आएगा या कोई नया चेहरा? हमारे यहाँ इस समय प्रदेश अध्यक्ष विद्यमान है और इस परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से होगा और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड पर पैनी नज़र रखे हुए है और समय रहते हुए आवश्यक कदम उठाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि प्रदेश में वर्तमान संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जब हाईकमान इसमें आवश्यक समझेगा तो निर्णय लेगा। बहरहाल हरियाणा में जो हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में फिलहाल जिला अध्यक्ष बदलने की कवायद चल रही है, पर हरियाणा में प्रदेश लेवल पर हुए बदलाव ने उत्तराखंड में बदलाव की बात को हवा जरूर दे दी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को लेकर जबरदस्त क्रेज है। यूके SSSC एग्जाम में मचे बवाल के बाद अब बहस तेज हो गई है कि क्या प्रदेश में सरकारी नौकरी ही एकमात्र ऑप्शन है? क्यों स्किल डेवलपमेंट पर स्टूडेंट्स का फोकस नहीं है? उत्तराखंड में सरकारी नौकरी हमेशा से स्टेटस सिंबल रहा है। सरकारी नौकरी को लेकर इतनी दीवानगी है कि 47% आरक्षण के बाद 53% जनरल कैटेगरी की सीट, उस पर भी 36 आरक्षण अलग से। लेकिन इसके बाद भी स्टूडेंट कई साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहे हैं। अब इसमें जॉब सिक्योरिटी पहला कारण है, तो जनरल कैटेगरी के पास विकल्प भी कम है। हालांकि स्कूल कॉलेज लेवल पर स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए तो हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। जानकार भी छात्रों को दूसरा ऑप्शन तैयार रखने की सलाह देते हैं। रही बात कंपटीशन की, वो इस तरीके से हो चुकी है क्योंकि जो सरकारी नौकरी है वो खुद में एक स्टेटस है सोसाइटी में, अपने आप को एक स्टेटस लाने के लिए। आप हमेशा कोई एक प्लान भी अपना तैयार करके रखिए। आपके माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि अगर इसमें मेरी सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा। बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको टीचिंग करियर को ध्यान में रखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल अपने अंदर जरूर डेवलप करके रखें।
यानी जरूरी है कि स्किल डेवलपमेंट पर ग्राउंड लेवल पर काम किया जाए ताकि सरकारी नौकरी की मारामारी के बीच यूथ को दूसरी दिशा का भी पता रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। आपदा में लापता लोगों के मामले में केंद्र सरकार ने नई और बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके बाद मुताबिक अब आपदा में लापता लोगों को मृत माना जाएगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि नई एडवाइजरी के तहत लापता लोगों को मृत माना जाएगा। इसके लिए परिजनों को अपने मूल स्थान पर रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, जिसके बाद वहां से राज्य के संबंधित जिलों को रिपोर्ट ट्रांसफर की जाएगी और जांच के बाद जिलों से डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, जिससे सरकार से मृतक आश्रितों को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन NH9 पर अभी भी सफर करना आसान नहीं है। स्वाला के पास पहाड़ी लगातार दरक रही है, जिसकी वजह से घंटों तक ये हाईवे कई बार बंद हो रहा है। अहम हाईवे के बार बार बंद होने की वजह से हजारों लोगों को दिक्कत हो रही है। डीएम चंपावत मनीष कुमार ने अधिकारियों के साथ स्वाला का निरीक्षण किया, साथ ही जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, NH को प्रोटेक्शन वर्क तत्काल शुरू करने को कहा गया है। स्लश आ रहा है, उसके वजह से गाड़ियां फंस रही हैं, तो बीच में उसमें जो है ग्रैन्युलर सब बेस वगैरह वहाँ पे GSB वगैरह वहाँ पे साइट में डाला जा रहा है। तो अब ये दोनों साइट्स हैं, इनको अच्छी तरह से हम देख करके इसी वित्तीय वर्ष में हम इसको कंप्लीट करने का हमारा प्लान है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर में सरकारी विभागों के बीच तालमेल का इस कदर अभाव है कि बरसात खत्म होते ही एक विभाग रोड बनवा रहा है तो उसके अगले ही दिन दूसरा खुदवा रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी हैरान हैं। देखिए, कुमाऊं के इस चमकते दमकते शहर हल्द्वानी की तस्वीर पीएम मोदी के दिए हुए 2700 करोड़ के बजट से बदल रही है। नई सड़कों से लेकर सिविल लाइन तक सब कुछ बन रहा है, लेकिन इसी काम के दौरान सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की ऐसी कमी दिखाई दे रही है जो इन कामों पर पलीता लगा रही है। हाल ही में रामपुर रोड इलाके में ऐसा ही देखने को मिला, जहां पहले दिन PWD ने रोड बनाई तो दूसरे दिन UUSDA ने इसे खोद दिया। PWD को पता था कि ये ADP वाले पानी की लाइन डाल रहे हैं, सिर्फ देवल चौड़ से 100-150 मीटर नीचे तक रोड पानी की लाइन ला चुके थे। और उसके बाद अगले दिन हमने क्या देखा कि PWD द्वारा इसमें ये रोड बनाई गई, रातों रात में रोड बनाई गई। और उसके बाद सवेरे क्या होता है कि ADP वाले वहाँ से अपनी लाइन डालते हुए आते हैं। वो हमने देखा कि ये तो जनता का पैसों का दुरुपयोग है। ये दोनों विभाग आपस में बैठ के भी आपस में समझौता कर सकता था इस चीज़ के लिए, या जो भी इनके अधिकारी, इनके JE एक्शन वगैरह होते हैं, ये लोग आपस में अपना इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आज हमारी खुदाई होनी है, आप इसे ना बनाइए। पर यह है कि खाली जनता के पैसों का, टैक्स के पैसों का मिसयूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी भी मान रहे हैं कि विभागों में आपसी सामंजस्य की कमी है, जिसे बनाने के लिए कई बार निर्देश दिए गए हैं। पहले से ही पूर्व से ही डायरेक्शन है कि आपस में कोऑर्डिनेशन रखेंगे। जिसकी संपत्ति है, अगर उसको वहाँ कोई बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उससे पहले वो उससे NOC तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन वो काम भी इस तरह से करेंगे कि अगर कोई नया काम होना है तो सभी डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन बना के कि पहले सिविल लाइन डलेगी, फिर वहाँ पोल डलेगा, फिर हम आपका उसमें ब्लैक टॉप करेंगे। इस तरह से बनाने के निर्देश पहले से दे रखे हैं। जाहिर है ये सरकारी विभागों की बेशर्मी का नमूना है, जो सरकार और जनता की गाड़ी कमाई की कीमत समझने को तैयार नहीं, और इसी का नमूना हल्द्वानी में दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आज शारदीय नवरात्र की महानवमी है। ये नवरात्र का आखिरी दिन है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। महानवमी पर देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप की पूजा अर्चना होती है। भक्त इस दिन कन्या पूजन करके शारदीय नवरात्र का पारण करते हैं। वहीं महानवमी की पूजा के बाद हवन करना भी शुभ माना जाता है।
नैनीताल में दुर्गा महोत्सव की धूम मची हुई है। यहाँ पर कुमाऊनी लोक कलाकार फौजी ललित मोहन जोशी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कुमाऊनी गीतों में समा बांधा गया। एक से एक गानों के बीच लोग भी झूमने पर मजबूर हो गए। नैनीताल में इन दिनों मिनी बंगाल की झलक दिखाई दे रही है। नवरात्र के साथ ही इन दिनों कोलकाता की दुर्गा पूजा की भी यहां पर धूम है। रिपोर्ट देखिए। सरोवर नगरी की ये झलक मिनी बंगाल के तौर पर है। यहाँ पर दुर्गा पंडालों में दुर्गा पूजा की धूम है, तो कोलकाता जैसा माहौल नैनीताल में दिख रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है, तो मां के जयकारों से दुर्गा पंडाल में मां की स्तुति से भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं। बहुत खूबसूरत ऐसा दृश्य मैंने कभी देखा नहीं था। मैं भी 2 घंटे पहले ही आई थी। मैं तो माता रानी की आरती के लिए आई थी और ये दृश्य एकदम से बस सामने ही आ गया। कहते ना कि दिल से मांगी हुई चीज मिलती है, आज मुझे वो मिली है। मतलब मैं कोलकाता जाना चाहती थी देखने के लिए और वो मैंने आज यहीं पे देख ली है। आस्था की डोर भक्तों को यहाँ खींच ला रही है और नैनीताल पहुँच रहे पर्यटकों बंगाल जैसा माहौल मिल रहा है। बता दें, यहाँ दुर्गा पूजा बंगाली लोगों की है और नैनीताल में इसका आयोजन 69 सालों से पहाड़ी और बंगाली समुदाय के लोग करते हैं। इस दौरान सैलानियों को पहाड़ के लोक संस्कृति के साथ बंगाल की संस्कृति देखने को मिलती है, लेकिन इस सब में खास होता है दुर्गा पंडाल की धनुच्ची पूजा। इस दौरान हुक्के के साथ मां की स्तुति कर मां को प्रसन्न किया जाता है। इस पूजा को लेकर मान्यता है कि रावण का वध करने के लिए राम में दुर्गा मां से सहयोग मांगा था। माँ तो विभिन्न रूप से पूजे जाते हैं। कभी माँ शांत स्वरूप से रहते हैं, कभी चंड और मुंड का निधन करने के लिए माँ विकट चामुंडा रूप धारण करती है। जैसे हम लोग अष्टमी और नवमी का जो बीच समय है उस समय होती है माँ चामुंडा रूप। जिस समय माँ बहुत ही गुस्से लगती और माँ का दोनों रूप हम लोग दोनों नहीं बहुत सारे रूप तो हम लोग देखते हैं। बहरहाल दुर्गा पंडालों में भक्ति का संगम पहाड़ से लेकर बंगाल तक दिखाई दे रहा है और सैलानियों को बंगाल में होने का एहसास इन दिनों नैनीताल में हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।